Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic Modern Periodic Table. ये टॉपिक नंबर 7 है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11 से है। इस टॉपिक में ये सब टॉपिक्स हैं, इनमें से कुछ सब टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं पहले 2 वीडियोस में। यदि आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं, पार्ट 1 टू पार्ट 3। और आज आने वाली वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हर एक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक हम उसके ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा है पहले से ही कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल है 4 ब्लॉक्स। वो 4 ब्लॉक्स इस तरह से है। एक है आपका एस ब्लॉक जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है, फिर है पी ब्लॉक जो एक्सट्रीम राइट में होता है, फिर डी ब्लॉक जो एस और पी के बीच में होता है, और पीरियोडिक टेबल के नीचे है एफ ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल के नीचे प्रेजेंट है। और ये सारे ब्लॉक्स मिला के आपके पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो इन ब्लॉक्स में प्रेजेंट है और ब्लॉक वाइज उनके एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो आज अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट आपको कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है? तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो आपके ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 2 तक है। तो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 2 तक जो भी है वो है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप 1 के एलिमेंट को आप कहिएगा अल्कली मेटल्स। तो ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट है वो अल्कली मेटल्स हैं, और ग्रुप 2 के जो भी मेटल्स हैं वो है अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ग्रुप 1 में जो भी है वो है अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 में जो भी है वो है अल्कली अर्थ मेटल्स। सो फर्स्ट इज अल्कली मेटल्स और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब दोनों भी ग्रुप में जो भी है वो मेटल्स है, इसलिए एस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल्स होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मेटल्स। अब ये जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, और इसलिए हाईली रिएक्टिव होने की वजह से वो नेचर में कभी भी अकेले नहीं पाए जाते। वो हमेशा एक कॉम्बाइंड स्टेट में होते हैं, मतलब कोई और एलिमेंट के साथ वो कॉम्बाइंड होते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, भले ग्रुप 1 के हो या ग्रुप 2 के हो, एक्सेप्ट फॉर योर लिथियम एंड बेरिलियम, वो लोग ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स ही बनाते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स ही बनाते हैं। ये क्यों होता है? क्यों ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड ही बनाते हैं, क्यों नहीं कोवैलेंट? क्योंकि उनमें एक या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उनके जो आउटर ये न्यूक्लियस हुआ और उनका आउटर ऑर्बिटल जो होता है उसमें एक या दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कि इस मॉलिक्यूल को यदि स्टेबल होना है तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसके अंदर भी बहुत सारे शेल है जो फील्ड होते हैं। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या फिर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो क्या आसान है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन दे देना। इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट अपना 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 2 के एलिमेंट अपना 2 इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करके M+ या M2+ आयंस बना लेते हैं, और इसके वजह से वो ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। ये कंपाउंड्स की जो एलिमेंट्स हैं उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होता है,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे क्या होता है, बट अभी के लिए मैं बता देती हूँ। जो ये इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेसिटी है या एनर्जी है, उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यदि वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, मतलब इजिली इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, इसलिए उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होता है और ये डिक्रीज होता जाता है जैसे ही आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करें। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नीचे वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और इसके वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ग्रुप में आप जैसे ही नीचे की तरफ जाओगे, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ऐसे नीचे की तरफ मूव करोगे, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता जाएगा और ये एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स अब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब कौन से ग्रुप? ग्रुप 13 to 18 आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट प्लस एस ब्लॉक एलिमेंट टुगेदर आर कॉल्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो आपको ये बात याद रखना है, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को साथ में कहा जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर उन्हें एक और नाम दिया गया है, वो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो लास्ट ग्रुप है पी ब्लॉक का, दैट इज 18th ग्रुप। जो पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है या पीरियोडिक टेबल का भी लास्ट ग्रुप है, वो है 18 ग्रुप। उसे कहा जाता है फैमिली ऑफ नोबल और इनर्ट गैसेस, क्योंकि इनमें जो भी गैसेस पाए जाते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब वो कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते और इसलिए उन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो वैलेंस शेल है, मतलब उनका लास्ट जो शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो ये आपका हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद एक शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ऐसे कितने भी शेल हो सकते हैं। किसी में एक होगा, किसी में दो होगा, किसी में तीन, जो भी होगा उसका लास्ट शेल हमेशा फिल्ड होगा। फिल्ड होगा मतलब लास्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट होगा और सिर्फ हीलियम के केस के लिए उसमें डुप्लेट दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और इसलिए वो कंप्लीटली फिल्ड है। और कंप्लीटली फिल होने की वजह से उन्हें ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना लेने की, और इसलिए वो इनर्ट है, दैट इज उनके पास लो केमिकल रिएक्टिविटी है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 17। ग्रुप 17 को कहा जाता है हैलोजन फैमिली, जिनमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वो हैलोजन कहा जाता है क्योंकि वो हैलोजन फैमिली है। नेक्स्ट है ग्रुप 16, जिनको कहा जाता है चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस में बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो चाल्कोजेंस और हैलोजन फैमिली दोनों भी बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि हैलोजन फैमिली में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम होता है और चाल्कोजेंस में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसके वजह से जो हैलोजन फैमिली है दैट इज ग्रुप 17 या फिर चाल्कोजेंस दैट इज ग्रुप 16 इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं किसी भी एलिमेंट से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और जल्दी से एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हाईली नेगेटिव है। जितना ज्यादा उसका नेगेटिव वैल्यू है, मतलब उतना ज्यादा वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है और उतना ज्यादा वो रिएक्टिव है। इसलिए इन दोनों का ग्रुप 17 ग्रुप 18 का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव है, उसकी वजह से वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन 1 या 2 ले सकते हैं और वो एनायन बनाते हैं दैट इज X माइनस या फिर X2 माइनस। और ये क्यों करते हैं? टू कंप्लीट द ऑक्टेट। कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन देता या लेता क्यों है? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो हाईली स्टेबल हो जाए। तो एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि उनमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जो दे देते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं।
बट जो हैलोजन फैमिली और चाल्कोजेंस हैं जो पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और एनायंस बनाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में यदि देखा जाए, जैसे एस में सिर्फ मेटल होते हैं, पी ब्लॉक में तीनों भी होते हैं। उनमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली। पी ब्लॉक के जो आप देखोगे, ये पी ब्लॉक सिर्फ मैंने यहाँ लिया है, तो पी ब्लॉक के जो लेफ्ट साइड में है दैट इज एल्यूमिनियम, जो भी येलो कलर में है वो सारे मेटल्स हैं। पी ब्लॉक के जो राइट साइड में है, जो आप देख सकते हो ब्लू कलर में, वो सारे नॉन मेटल्स हैं। और एक जिगजैग लाइन देख सकते हो पिंक कलर में, वो जिगजैग लाइन के दोनों तरफ दैट इज बोरॉन, सिलिकॉन, गैलोनियम, ये सब जो है ये सब है मेटलॉइड्स। तो पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों भी प्रेजेंट होते हैं। अभी पी ब्लॉक की बात करें तो उसकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होती जाती है जैसे ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें। तो जो लेफ्ट में है, आपको पता है लेफ्ट में ज्यादा मेटेलिक है, और जैसे आप लेफ्ट से आप राइट की तरफ मूव करोगे तो वहां पे नॉन मेटल्स आते जाएंगे। तो लेफ्ट से जैसे आप राइट की तरफ मूव करोगे तो आपकी मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होती जाएगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ती जाएगी। बट जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक। अब हम मूव करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब कौन से ग्रुप? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ग्रुप 3 to 12। अब ये जो सारे होते हैं ग्रुप 3 to 12, ये सारे के सारे जो है वो एक्चुअली हैं आपके मेटल्स। तो ग्रुप डी में भी, डी ब्लॉक में भी सिर्फ मेटल्स होते हैं। जैसे एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक में भी सिर्फ मेटल्स होते हैं। बट डी ब्लॉक एलिमेंट के जो ग्रुप 3 to 12 है, उन्हें सारों को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि सब मेटल्स ही हैं इसलिए आप उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल कह सकते हो। ग्रुप डी एक्चुअली केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो वो एक्चुअली उनका रिएक्टिविटी बिटवीन एस और बिटवीन पी है। ठीक है, वो ब्रिज बनाते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। ठीक है, तो एक्चुअली वो रिएक्टिविटी के इसमें देखा जाए तो डी ब्लॉक है, मेटल्स है, बट उनकी रिएक्टिविटी ग्रुप 13 और 14 ग्रुप के मेटल से कम होती है। नाउ मोस्ट ऑफ दी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके पार्शियली फिल्ड इनर डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उनके इनर डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? पार्शियली फिल्ड। मतलब डी में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन की। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें होता है 1 to 10। तो 1 से लेके 10 के बीच में हो सकते हैं, इसलिए वो पार्शियली फिल्ड है। ये पार्शियली फिल्ड होने की वजह से वो बहुत सारे अलग से प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जैसे कि उनके पास बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की जो वेरिएशन है उनमें पैरामैग्नेटिज्म है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उनमें कलर्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक है कलर्ड आयंस दिखाने की। डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादातर कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। कैटलिस्ट मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जो रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, बट वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जैसे कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2n-1d10। तो आप देख सकते हो उसके सारे ऑर्बिटल फील्ड हैं, s ऑर्बिटल भी फील्ड है और d ऑर्बिटल भी फील्ड है। और इसके वजह से ये जो मेटल्स है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, वो एक्चुअली उनमें कोई टिपिकल ऐसे ट्रांजिशन मेटल जैसे प्रॉपर्टी नहीं दिखते। उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं है, उनमें कलर आयन दिखाने की भी कैपेसिटी नहीं है क्योंकि उनके सारे ऑर्बिटल्स फील्ड हैं। अब हम मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक जो है उनमें एलिमेंट्स जो होते हैं
वो भी सारे के सारे होते हैं मेटल्स। एस और डी की तरह उनमें भी सब मेटल्स है। एफ ब्लॉक दो सीरीज में है जो पीरियोडिक टेबल के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उन्हें कहा जाता है लैंथेनाइट सीरीज, और उसके नीचे जो प्रेजेंट है वो है एक्टिनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज शुरू होता है सीरियम 58 से लेके लुथेनियम 71 तक, और एक्टिनाइट सीरीज जो है वो शुरू होता है थोरियम 90 से लेके लॉरिशियम 103 तक। अब इनका नाम लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज क्यों पड़ा? क्योंकि आप देखोगे 58 और 71, दैट इज 59 और 72 जो पीरियोडिक टेबल है वो डी ब्लॉक में बिलोंग करता है। जो 59 है और 71 के बाद वाला भी जो भी नंबर है वो सब डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो जो लैंथेनम है वो 57 है, और लैंथेनम के बाद सीरियम शुरू होता है, इसलिए उसका नाम हो गया लैंथेनम सीरीज क्योंकि डी ब्लॉक का एक्सटेंशन है। और 89 है एक्टिनम, और उसके बाद आपका एक्टिनाइट सीरीज शुरू होता है, इसलिए वो हो गया एक्टिनाइट सीरीज। और ये जो लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज है वो एक्चुअली जो डी ब्लॉक का 6th और 7th पीरियड है उसी का एक्सटेंशन है। जो लैंथेनाइट्स हैं उनको एक्चुअली रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। उन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत रेयरली अर्थ पे मिलते हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इन एलिमेंट्स का, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है n-2f सबशेल में। और जो एफ सबशेल होता है वो एक्चुअली डी सबशेल के अंदर की तरफ होता है, इसलिए इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ट्रांजिशन हुआ और ये जो हुए एफ ब्लॉक में हुआ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स में ऑलमोस्ट दोनों सीरीज सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाती हैं। जो एक्टिनाइट एलिमेंट्स हैं उनमें यूरेनियम 92 नंबर के बाद जो भी एलिमेंट्स आता है उन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये सारे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जो हैं वो एक्चुअली मैन मेड है और रेडियो एक्टिव है। तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स मतलब यूरेनियम 92 के बाद आने वाले जो भी एलिमेंट्स वो ट्रांस यूरेनियम हुए, और ये सब मैन मेड और रेडियो एक्टिव है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्लोराइड्स ऑफ टू मेटल्स आर कॉमन लैबोरेटरी केमिकल्स, बोथ आर कलरलेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखना है कि ये जो क्लोराइड है दो मेटल का वो कॉमन लैबोरेटरी में पाया जाता है और वो दोनों भी कलरलेस है। एक जो मेटल है वो रिएक्ट करता है विग्रियसली विथ वाटर, और जो दूसरा है वो रिएक्ट बहुत स्लोली करता है। अब आपको बताना है ये दोनों भी मेटल आपके पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेंगे। तो मेटल्स एक्चुअली देखा जाए तो एस पी डी एफ चारों ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, बट आप यदि एफ ब्लॉक या पी ब्लॉक मेटल्स की बात करें तो जनरली लैबोरेटरी में नहीं पाए जाते। वो मेटल्स लैबोरेटरी केमिकल में क्लोराइड फॉर्म में नहीं पाए जाते एक्सेप्ट फॉर द एल्यूमिनियम। अब बचे एस और डी ब्लॉक के मेटल्स। तो आपको पता है एस ब्लॉक मेटल्स जो है इजिली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्चुअली विग्रसली रिएक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देना होता है और ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, इसलिए एस ब्लॉक के जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो स्लोली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कलरलेस नेचर जो होता है ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल है। देखो तो फिर हमें दोनों मेटल पता चल गया, एक किसको बिलोंग करता है एस ब्लॉक को जो विग्रस रिएक्ट कर रहा है, और दूसरा बिलोंग करता है डी ब्लॉक को जो स्लोली रिएक्ट कर रहा है। अब उन्होंने कहा है कि दोनों भी जो है मेटल्स वो कलरलेस क्लोराइड ही बना रहे हैं। कलरलेस नेचर सिर्फ डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स में डी सबशेल दैट इज D10 ऐसा वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वही दिखाता है, जैसे कैडमियम, मर्क्यूरी, लीड, ये तीनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है जो कलरलेस नेचर दिखाते हैं क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए तीनों में से एक होगा जो उनके क्लोराइड है और वो कलरलेस है। तो इस तरह से आपने दोनों मेटल्स पता लगा लिए।
नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज। अब एलिमेंटल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसे हैं? तो जो हमने देखा है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल एक्चुअली 118 एलिमेंट है। ये 118 एलिमेंट टोटल 4 ब्लॉक्स में है। अब ये ब्लॉक्स में होते हैं आपके ग्रुप्स जो वर्टिकल हैं और आपके जो पीरियड जो हॉरिजॉन्टल हैं। तो इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल है। अब ये ग्रुप्स में यदि आप देखने जाओ एलिमेंटल प्रॉपर्टीज, तो ग्रुप्स में एलिमेंटल प्रॉपर्टीज हर एक ग्रुप में सेम एलिमेंटल प्रॉपर्टी होता है। तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एलिमेंटल प्रॉपर्टी सेम है। ग्रुप 13 में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका एलिमेंटल प्रॉपर्टी सेम है। बट आप पीरियड की बात करो तो पीरियड में एक पर्टिकुलर वेरिएशन दिखता है एलिमेंटल प्रॉपर्टी में। या तो सब बढ़ रहे होंगे लेफ्ट टू राइट या घट रहे होंगे लेफ्ट टू राइट। तब हमें देखना है इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ हम आज देखेंगे और कुछ हम आने वाले वीडियो में। तो पहला जो है एलिमेंटल प्रॉपर्टी वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इससे ही समझ गया होगा कि हम न्यूक्लियर चार्ज के बारे में यहां बात करेंगे। और सेकेंड है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। पहले तो आपके पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, ठीक है। तो आपके पास अभी क्या दिया हुआ है? एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है और ये उसके पास बहुत सारे शेल्स हैं और उस शेल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। उन शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और नेक्स्ट वाले में भी वापस 8 होगा। तो इस तरह से आपके पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है। आपका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। अब आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है और उनके बीच में हो जाता है अट्रैक्शन। अब दूसरा एक फोर्स और भी काम कर रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अगल बगल में है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों भी नेगेटिवली चार्ज है। तो दोनों नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनके बीच में हो जाएगा रिपल्शन। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, दैट इज अट्रैक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, रिपल्स कर रहे हैं, दैट इज रिपल्शन। तो दोनों भी फोर्सेस इस एटम में साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, दैट इज रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। अब ये रिपल्शन होना 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दोनों रिपल्शन की वजह से ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल के वो आउटर शेल को अपने आप से दूर पुश करते हैं। तो ये इनर शेल है और इसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जो है रिपल्स कर रहे हैं और इसके वजह से वो उसे बाहर के साइड पुश कर रहे हैं। पुश करने की वजह से ये जो आउटर शेल है वो आपके न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। अब आपका आउटर शेल न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, उसकी वजह से वो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उसके इलेक्ट्रॉन के बीच, मतलब आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन था वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके आउटर शेल को दूर कर रहे हैं न्यूक्लियस से, और इसलिए न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होते जा रहा है। और इसलिए जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूक्लियस का एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है उसे वो महसूस ही नहीं कर पाते, कैन नॉट एक्सपीरियंस, वो नहीं महसूस कर पाते जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का। इसका मतलब जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है उसे कैंसल करते हैं और आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन एक्चुअल जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, कुछ कम एक्सपीरियंस कर पाता है।
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही मतलब वो चार्ज जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर पाता है। तो इनर न्यूक्लियर चार्ज सपोज है 5, बट अब वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है सिर्फ 2, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, 2 यूनिट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डेफिनेशन इस तरह से है, द नेट न्यूक्लियर चार्ज जो एक्चुअली एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेट मतलब एज अ होल जो न्यूक्लियर चार्ज है जो एक्चुअली आपका आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर पा रहा है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज Z से हमेशा और हमेशा कम होता है, क्योंकि वो इनर इलेक्ट्रॉन ने उसे दूर पुश कर दिया है और उसके वजह से वो न्यूक्लियस को पूरी तरह अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? अब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, बट इनर इलेक्ट्रॉन ने उन्हें पुश करके उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया। तो इनर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं। प्रोटेक्शन ही मतलब शील्डिंग। किससे शील्ड करते हैं वो लोग, न्यूक्लियस से। तो आउटर इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस से प्रोटेक्टेड है और इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। सो ये इफेक्ट जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब प्रोटेक्शन, या फिर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा इफेक्ट को कहोगे आप, शील्डिंग इफेक्ट या फिर इनर कोर इफेक्ट? जो इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स के वजह आउटर इलेक्ट्रॉन्स इनर इलेक्ट्रॉन्स के वजह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं और न्यूक्लियस से बचे रह जाते हैं, उसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज Z इफेक्टिव, जो एक्चुअली होल न्यूक्लियर चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। तो होल न्यूक्लियर चार्ज जो भी होगा उससे आपका इलेक्ट्रॉन कितना शील्ड कर पाएगा, वो दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, विच इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा मतलब शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये वैल्यू डिपेंड करती है कि आप कौन से ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हो, कि उस ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट दो चीजें याद रखनी है। पहला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है Z इफेक्टिव है, वो पीरियड के अक्रॉस आप जाओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वो इंक्रीज होते जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो इंक्रीज होगा। और वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो वो डिक्रीज होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड के अक्रॉस इंक्रीज होता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ये दो चीजें तो आपको याद रखनी है, पर अब क्यों हो रहा है ऐसा? तो अब आपका एक एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके बाहर एक शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कोई भी पीरियड में, अब मैंने 3 शेल ड्रॉ किया मतलब n इक्वल्स टू 3, मतलब मैं बात कर रही हूं थर्ड पीरियड की। अब इस पीरियड में, थर्ड पीरियड में आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो आपका नंबर ऑफ शेल तो हमेशा सेम रहेगा। करेक्ट? लेफ्ट से आप राइट मूव कर रहे हो, नंबर ऑफ शेल सेम है, बट एटॉमिक नंबर जो है बाय 1 यूनिट बढ़ रहा है। जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो पीरियड में तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो भी 1 से बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी 1 से बढ़ रहा है जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो। तो पीरियड में जब भी आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तब जो आपका न्यूक्लियर जो प्रोटॉन नंबर है, जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, वो 1 यूनिट से बढ़ता जाएगा, बट नंबर ऑफ शेल हमेशा सेम रहेगा, मतलब कोई भी एडिशनल शेल ऐड नहीं होने वाला।
जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो भी एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो वही वाले आउटर शेल में ऐड हो जाएगा बस। तो आप फर्स्ट थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट की बात करो तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया आउटर शेल में, सेकेंड एलिमेंट की बात करो तो 2, थर्ड एलिमेंट की बात करोगे तो 3, ऐसे वो ऐड होता जाएगा बट सेम शेल में ही ऐड होता जाएगा। अब इसका दूसरा क्या हो रहा है, जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर तो सेम रह रहा है, भले आप लेफ्ट एलिमेंट की बात करो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में या एक्सट्रीम राइट वाले एलिमेंट की बात करो, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम है। तो न्यूक्लियस चार्ज तो बढ़ता जा रहा है बट इनर शेल की इलेक्ट्रॉन सेम रहने की वजह से जितना अपोजिशन इनर शेल की इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एलिमेंट के लिए कर पा रहे थे उतना ही वो अपोजिशन जो है पीरियड के लास्ट एलिमेंट के लिए उतना ही अपोजिशन कर पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियस चार्ज बढ़ते जाने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन में जो इफेक्ट कर रहा था न्यूक्लियस वो भी बढ़ता जाएगा, बट इनर वाले प्रोटेक्टिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन वो सेम है तो उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा, उसका अट्रैक्शन जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की तरफ है वो भी बढ़ता जाएगा क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटेक्ट कर पाएगा जितना फर्स्ट एलिमेंट को कर रहा था। इसलिए लेफ्ट से राइट मूव करते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जाता है पीरियड में। बट अब हम बात करते हैं ग्रुप में। अब ग्रुप में क्या हो रहा है, तो ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें सपोज 2 शेल है, सेकेंड वाले में हो जाएगा 3 सेल, थर्ड वाले में 4th शेल, मतलब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे ही ग्रुप में आप ऊपर से नीचे मूव करोगे नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट भी बढ़ता जाएगा, मान्य है अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो भी बढ़ता जाएगा, बट शेल बढ़ते जाने की वजह से जो इनर कोर में या इनर ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ते जाएंगे और उसकी वजह से वो आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे उसके ऊपर वाले एलिमेंट से, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट में तो अभी देखो 2 ही शेल था, तो इनर जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है आउटर इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा था, बट सेकेंड एलिमेंट में आप देखोगे अब 2 शेल है इनर में, इनर शेल में 2 शेल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन काउंट भी बढ़ गया, इसलिए वो आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से ज्यादा प्रोटेक्ट कर पा रहा है। इसलिए आप जब ऊपर से नीचे मूव करोगे ग्रुप में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। आई होप आपको ये समझ गया होगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, आप हमेशा फ्रीली मुझे उस पूछ सकते हो at askyadoubts04@gmail.com। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जाने से पहले डोंट वेट फॉर समवन टू ब्रिंग यू फ्लावर्स, प्लांट योर ओन गार्डन and decorate your own soul. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.